वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और सैलरी के ही अंदर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कि सैलरी के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है और सैलरी में किस चीज़ को हम लोग लेंगे और किस चीज़ को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। और एक तरह से ये बेस तैयार करेगा आपके आगे के पूरे इस यूनिट के बारे में, ठीक है। क्योंकि सैलरी की जो कंप्यूटेशन है वो बेसिकली इसी पे डिपेंड करती है कि सैलरी में क्या क्या आता है। अगर आपको वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो क्लियर हो गए तो कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि सैलरी क्या होती है और सैलरी में एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बारे में हम लोगों ने देखा था और कब कब सैलरी इंक्लूड करेंगे और कब कब नहीं करेंगे। और हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन देखा था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सैलरी टैक्सेबल होती है वो होती है ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। अब हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। सैलरी के अंदर में क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जिसको माना जाएगा कि वो सैलरी है, ठीक है। तो उसके में सबसे पहले लिखा हुआ है बेसिक सैलरी और वेजेस, यानी कि अगर आपको बेसिक सैलरी मिलता है या आपको बेसिक वेजेस मिलता है, क्योंकि सैलरी और वेजेस में यहाँ पे कोई बाइफरकेशन नहीं किया गया है। अगर वो लेबर होगा तो उसको वेज मिलता होगा और अगर वो एम्प्लॉय होगा तो उसको सैलरी मिलती होगी, ठीक है। डियरनेस अलावेंस एंड डियरनेस पे, डियरनेस अलावेंस या महंगाई भत्ता मिलता है। अगर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपको डियरनेस अलावेंस मिलता है। और डियरनेस पे है अगर वो उसका रिटायरमेंट का पार्ट बन जाता है तो, ठीक है। एरियर ऑफ सैलरी है। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है कोई बकाया सैलरी थी जो आपको मिल गई, ठीक। उस समय ड्यू नहीं हुई थी, उस समय ड्यू हो गई होती तब तो वो मिल गई होती। ड्यू भी नहीं हुई थी और वो पहले की सैलरी आपको अचानक से अब मिल रही है या अब उसको ड्यू किया जा रहा है या अब आप उसको रिसीव कर रहे हो, तो वो एरियर ऑफ सैलरी की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से फीस, कमीशन, बोनस। अगर आपको फीस मिलती है, अगर आपको कमीशन मिलता है और अगर आपको बोनस मिलता है तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो देने वाला एम्प्लॉयर आपका होना चाहिए, ठीक है। अलावेंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको स्टार बनाता हूं। इस पे हम लोग को डिस्कस करना है। और दूसरा है परक्विसिट्स, इस पे भी हमको डिस्कस करना है। सो अलावेंसेस एंड परक्विसिट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है और ये सैलरी का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैक्सिमम पोर्शन आपका अलावेंसेस और परक्विसिट्स में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अलावेंसेस बहुत अच्छे से पढ़ना है तो हम लोग लिख लेंगे इन डिटेल, इसको हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। और उसी तरह के परक्विसिट्स भी है, इसको भी हमको डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। एडवांस सैलरी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगले 2 महीने की सैलरी अगर आपको अभी मिल गई या दिवाली में हमने आपको एडवांस दे दिया तो वो एडवांस सैलरी चूंकि आप रिसीव कर रहे हो तो रिसीव बेसिस पे वो क्या लग जाएगा, सैलरी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलावेंस, एरियर्स ऑफ सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, अलावेंस और परक्विसिट्स। एडवांस सैलरी भी क्लियर है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो बहुत छोटे में ही इसको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको प्रॉफिट मिलता है सैलरी के परिप्रेक्ष्य में, ठीक, या उसके बदले में, यानी कि सैलरी ना दे करके हम आपको सैलरी के रूप में कोई लाभ दे देते हैं, कोई प्रॉफिट दे देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर ये होता क्या है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, आखिर होता क्या है? अच्छा, बेसिकली अगर हम टर्म पे जाएं तो सैलरी के टर्म्स एंड कंडीशन में प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी के बारे में समझाया है कि सैलरी के अगर टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है या टर्मिनेशन की वजह से कोई मॉडिफिकेशन होता है और उसके बदले में अगर मुझे कंपनसेट करना पड़ता है आपको, तो जो एडिशन आपको मिला है सैलरी से ऊपर का जो एडिशन आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर क्लियर नहीं हुआ?
मैंने कहा ठीक है, सपोज एक व्यक्ति है जिसको मैंने अपॉइंट किया है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, 10,000 पर मंथ के हिसाब से मैंने उसको अपॉइंट कर लिया, ठीक है। साल भर की उसकी मिलती है सैलरी 10,000 इंटू 12, यानी कि साल भर की उसकी सैलरी हो गई 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने उसके टर्म्स ऑन एम्प्लॉयमेंट वो बोला चेंज करने को, ठीक है। किसी वजह से उसने बोला कि साहब ये मेरी सैलरी आप बढ़ाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बढ़ाऊंगा, मैं इतने रखूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 साल के बाद, यानी कि यही सेम प्रोसेस चलता रहा, 3 साल तक यही प्रोसेस चलता रहा। तो 3 साल तक ड्यू भी कितना हुआ है सर? 3 साल तक ड्यू भी 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 ही ड्यू हुआ है, और ड्यू हुआ है तो हम लोग कितना इसमें टैक्सेबल कर दिए? 1,20,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि साल भर का 1,20,000। अचानक से इस डेट पे डिसाइड हुआ, इस डेट, सर ये डेट क्या होगी? चलो यहां पे लिख देते हैं 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। यानी कि 31 मार्च को 20 को ये डिसाइड हुआ कि इसके सैलरी में इजाफा किया जाएगा। इजाफा का मतलब एडिशन किया जाएगा, इसकी सैलरी में एडिशन किया जाएगा। अच्छी बात है, अगर एडिशन किया जाएगा, कितना किया जाएगा? 5,000 रुपए एडिशन किया जाएगा, यानी कि इसको अब 5,000 और मिलेगा एक्स्ट्रा हर महीने। तो यहां से तो उसको मिलेगा ही, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। यानी कि सर यहां पे हो जाएगा 15,000 इंटू 12, यानी कि 1,80,000। सर कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें तो, लेकिन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इसको जो एडिशन मिलेगा वो यहां से नहीं मिलेगा, बल्कि उसको यहां से एडिशन मिलेगा। यानी कि जो मॉडिफिकेशन किया जाएगा वो रेट्रोस्पेक्टिव किया जाएगा, और किस दिन से किया जाएगा? 1 अप्रैल 2017 से किया जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से बताओ इस साल ड्यू कितना हुआ होगा? सर इस साल ड्यू 10,000 पर मंथ के हिसाब से हुआ होगा या 15,000 पर मंथ के हिसाब से हुआ होगा? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक कितने के हिसाब से ड्यू हुआ होगा? पहले सर ड्यू तो हुआ होगा 10,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 1,20,000 ही हुआ होगा। तो यहां पे पहले कितना लिखा गया होगा 2017-18 में? 1,20। 2018-19 में कितना लिखा गया होगा? 1,20। और 2019-20 में कितना लिखा गया होगा? 1,20 लिखा गया होगा पहले। लेकिन अब उसको उसके मॉडिफिकेशन मैंने किया टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, और बोला है कि आज से नहीं 3 साल पहले से चेंज होगा। यानी कि 3 साल पहले का मतलब यहां से चेंज होगा, यानी कि अब उसको कितना दिया जाएगा? 15,000। ओके 15,000, ओके 15,000, ठीक, जिसमें से 10,000 तो मैंने पहले ही दे दिया है। अब मुझे और एक्स्ट्रा कितना देना है? सर 5,000, यानी कि मैं 5,000 इंटू 12, 5,000 इंटू 12 और 5,000 इंटू 12, यानी कि मैं 60,000 और 60,000 एक्स्ट्रा दूंगा उसको। यानी कि मैं इस साल उसको कितना दूंगा? सर इस साल उसको 1,80 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 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 कितना और मिलेगा? 1,80 और, यानी कितना मिलेगा? 3,60,000। सर ये तो उसकी बेसिक सैलरी है 1,80। अगर 1,80 बेसिक सैलरी है तो ये 1,80 क्या है? सर ये 1,80 उसको पहले का मिल रहा है, और इसको हम लोग नाम देते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी।
क्या कहानी बच्चों समझ में आ रही है? आराम से देख लो, देख के विचार करके बताओ क्या कहानी समझ में आ रही है। सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कितना आसान कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति था जिसकी अपॉइंटमेंट थी 1 अप्रैल 2017 से, वो काम किया 31 मार्च 2020 को। इसी दिन से बोला था कि मेरी सैलरी कितनी हो जानी चाहिए, 15,000। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। वो हो सकता है कोर्ट में गया, कहीं भी गया, कोर्ट ने फिर ऑर्डर दिया कि नहीं इसकी सैलरी बढ़ाओ, कुछ भी हो सकता है। किसी भी कारण से अगर मैंने मॉडिफिकेशन किया या इंटरनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ही उसका मॉडिफिकेशन किया और बोला कि ठीक है 31 मार्च 2020 के बाद से तो तुमको 15,000 मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ में हम तुमको 1 अप्रैल 2017 से ही 15,000 देना शुरू कर रहे हैं। 10,000 तो हम तुमको पहले ही दे चुके थे, हम और एक्स्ट्रा तुमको कितना देंगे 5,000, यानी कि 60,000 इस मंथ का, 60,000 इस साल का और 60,000 इस साल का। ये तीनों मिला करके उसको 180 मिलेगा इस साल, यानी कि 20-21 में। ठीक है, और जब 180 मिलेगा तो 180 तो साहब हो गया उसका महीने का, उस साल का 180 प्लस ये 180 जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं। एक और केस लेते हैं। एक होता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, हालांकि इसको बिजनेस में भी हमको डिस्कस करना है और अदर सोर्स में भी डिस्कस करना है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? कीमैन का मतलब होता है मुख्य आदमी। कीमैन यानी कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य आदमी है। अगर ये मेरे कंपनी से जाता है, अगर ये मेरी कंपनी को छोड़ के जाता है, या मेरी कंपनी में अगर इसकी डेथ हो जाती है, तो इसके नहीं रहने से हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो मैंने उसका इंश्योरेंस करा दिया। मैंने अपने मुख्य आदमी यानी कि मुख्य इंप्लॉय का मैंने क्या करा दिया? इंश्योरेंस करा दिया। अब जब इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें बोनस आता है। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी में क्या होता है? बोनस आता है। ठीक, बोनस आया और वो बोनस जो है वो किसको मिलेगा? उस इंप्लॉय को मिल गया। ठीक है, जो बोनस आया था मैंने किसको दे दिया? उस इंप्लॉय को दे दिया। ठीक है, तो वो जो इंप्लॉय को बोनस मिल रहा है वो सैलरी के अलावा, जो सैलरी हमारे बीच में डिसाइड हुई थी उसके अलावा उसको एक्स्ट्रा एडिशन मिल रहा है, और उस एक्स्ट्रा एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर इसको एक बार और क्लियर कर दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये क्लियर है। फिर से देख लो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। एक व्यक्ति है, मान लेते हैं एक्स। ठीक, कंपनी ने इसका क्या कराया? इंश्योरेंस पॉलिसी कराया, यानी कि ये इसका इंप्लॉयर है। ओके सर, ये इंप्लॉयर है और ये क्या है सर? ये इंप्लॉय है। ओके ठीक, ये व्यक्ति हमारे कंपनी का की मैन है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। इंपॉर्टेंट मतलब कि इतना बड़ा आदमी है कि अगर ये नहीं रहा तो मेरे कंपनी को झटका लगेगा। क्या लगेगा? झटका लगेगा, और मेरी कंपनी हो सकता है भूकंप की तरह एकदम हिल जाए अगर ये व्यक्ति चला गया मेरे पास से। तो मैंने इस आदमी का कि भैया ये मेरे कंपनी को छोड़ के ना जाए, पकड़ा रहे, मैंने इस आदमी का इंश्योरेंस करा दिया। ये लो इंश्योरेंस करा दिया। ठीक, इंश्योरेंस जब कराती है तो इंश्योरेंस कंपनी 7 साल भर में 6-6 महीने पे 8-8 महीने पे बोनस देती है। बोनस। ठीक, अब इस व्यक्ति को जो बोनस मिलेगा, इस व्यक्ति को जो बोनस मिलेगा वो बोनस उसको सैलरी के अलावा एडिशन के रूप में मिल रहा है। ठीक, और जब इस व्यक्ति को सैलरी के अलावा एडिशन के रूप में कोई चीज मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ल्यू ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी के जगह या सैलरी के बदले में हम आपको प्रॉफिट देते हैं। क्लियर हो गया? एडिशन दे रहा है। ठीक, इसी को हम लोग बोल सकते हैं एडिशन इन ल्यू ऑफ सैलरी भी बोल सकते हैं। तो ये 2-3 ऐसे केस होते हैं जहां पे हम लोग प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी आता है। एक और आपका केस होगा यूआरपीएफ का, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है।
तो हम लोगों ने देख लिया बेसिक सैलरी होता है, डीएनएस अलावेंस, डीएनएस पे होता है महंगाई भत्ता, एरियर ऑफ सैलरी पहले ड्यू नहीं हुई होगी, याद रखना। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब कई साल से बकाया है लेकिन अभी ड्यू ही नहीं किए, ठीक। अच्छा, फीस कमीशन बोनस हो गया, अलावेंसेस हो गया, डिस्कस करेंगे, परक्विजिट डिस्कस करेंगे। एडवांस सैलरी का मतलब होता है पहले मिल जाना सैलरी, ठीक। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी अभी हमने बताया क्या होता है, ठीक है, ओके। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, आरपीएफ के बारे में बेटा हम लोग को चर्चा करना है, इसलिए इसे स्टार बना दे रहे हैं क्योंकि इसको डिस्कस करना है। अब सुनो ध्यान से, ये जितनी भी चीजें दी हैं 1 2 3 4 5 6, ये जितनी भी 6 चीजें दी हैं इनको हम लोग कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट या एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये बेसिकली ये सारी चीजें मिलती हैं इनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मिल सकती है, हो सकता है इसमें ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल जाए, लेकिन नॉर्मली जनरली ये सारी चीजें कब मिलती हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसीलिए इन 5 चीजों में हम थोड़ा गैप कर देते हैं कि ऊपर की चीजें ड्यूरिंग द सर्विस मिलती हैं और ये बाद की 5 चीजें 6 चीजें जो है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलता है, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आती है तो वो हमारे सैलरी का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलावेंसेस, ठीक। और आप लोग अब हेडिंग डालिए अलावेंसेस, ठीक। अलावेंसेस क्या होता है?